बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव है डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ, मैं हूं सुमेरा सलीम। नाज़रीन, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब का कहना है कि तरक्की के सफ़र में रखना डालने वालों की तमाम कोशिशें नाकाम होगी, जबकि मुआशी इस्तेहकाम के बगैर मुल्क की जो मुकम्मल खुद मुख्तारी है उसका तसव्वुर भी मुमकिन नहीं है। जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से कहा गया है कि नवाज शरीफ साहब से दरख्वास्त करेंगे कि वो पार्टी की सदारत को संभालें। राना सनाउल्लाह साहब की जानिब से भी कहा गया है कि मज़ाहमत हो या मफाहमत हो, पार्टी के बयानिया वही रहेगा जो कि नवाज शरीफ साहब चाहेंगे। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। आसान को डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको भी नहीं। डॉक्टर साहब, आज जो है मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बानी पिचाई की रिहाई के लिए एहतजाज किया गया कि उनको रिहा किया जाए। अब मुआशी इस्तेहकाम के लिए कितना ज़रूरी है कि इन मामलात को मुफाहमत से तय किया जाए? देखिए, सियासत है, जाहिर है कि इमरान खान साहब जेल में हैं, तो उनकी जो जमात है वो असेंबली में भी एहतजाज कर रही है और मुजाहरे भी कर रही है, तो ये हक है उनका। अब इसके नतीजे में जाहिर है कि कोई, मेरा नहीं ख्याल कि कोई तोड़ फोड़ हुई है या कोई इस किस्म का वाक़या पेश आया। बाकी एहतजाज उनका ये बाकी मामलात जो हैं वो कानून के तहत चल रहे हैं और उनकी लीगल टीम भी भरपूर अंदाज में लड़ रही है, तो ये मेरा नहीं ख्याल कि मईशत के ऊपर इससे कोई इन मुजाहरों से अभी कोई असर पड़ने जा रहा है। वैसे अगर पॉलिटिकल टर्मोइल बड़ा हो और इस तरह के मामलात हों तो फिर उसमें मईशत आपकी ज़ाहिर डिस्टर्ब होती है। ये तहरीक आगे क्या शक्ल इख्तियार करती है ये देखना है, क्योंकि अभी तो पीटीआई है, बाकी जो अपोजिशन अलाइंस है वो किस तरह से आता है और क्या करता है, और हुकूमत की तरफ से क्या, जो हुकूमत से मुराद ये है कि मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो इस अरेंजमेंट में है भी, लेकिन जाहिर है कि ये शहबाज शरीफ साहब को या नवाज शरीफ साहब ही अपने आप को चूँकि हुकूमत कहते हैं, वो हुकूमत नहीं कहते, तो ये देखना है कि इनकी तरफ से क्या पेशरफ्त होती है। दूसरी जो बात है वो ये है कि इस वक्त बिल्कुल जब हम बात कर रहे हैं इस वक्त, तो ये समझें कि बिल्कुल जैसे एक होता है ना कि आतिश फिशां के दहाने पे सब खड़े ये इंतज़ार कर रहे हैं कि क्या ये कहीं आतिश फिशां, एक बड़ा आतिश फिशां फटेगा या अब भी ये रुक सकता है, और अगर तो इसमें से लावा निकला तो वो फिर बहा के ले जाएगा दुनिया के बड़े हिस्से को। तो अब तक उसको उसकी वो जो आतिश फिशां है वो इस तरह से है कि जो अमेरिकन सेक्रेटरी स्टेट टोनी ब्लिंकन जो हैं, वो उनका 3 रोज़ का दौरा चाइना का मुकम्मल हुआ। अच्छा, ये जो दौरा है इसके बारे में हमने बात पहले भी की कि ये गालिबन मुश्किल तरीन दौरों में से एक, किसी भी सेक्रेटरी जो आप समझें कि सेक्रेटरी स्टेट के मुश्किल दौरों में से एक दौरा, लेकिन उसके बावजूद मैं कहूँगा कि कामयाब रहा। मतलब इन हालात में ये दौरा बहुत कामयाब रहा, ठीक है। और उसकी वजह यह है कि एक तो उसमें कोई बहुत ज़्यादा मुतनाज़ बात नहीं हुई, यानी वो जो 4-5 बातें करनी थी उन्होंने अपनी बात की। जो स्टेटमेंट भी आया है यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट का, जिसमें उनकी और जो फॉरेन मिनिस्टर हैं चाइना के वांग यी की मुलाकात से पहले 16 स्लाइड अगर हम दिखा सकें तो जो अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ये मीडिया से दोनों ने मुलाकात शुरू होने से पहले गुफ्तगू की, सेक्रेटरी ब्लिंकन ने भी की और जो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने भी की। उन्होंने जो गुफ्तगू की तो उसको अमेरिका का जो स्टेट डिपार्टमेंट है वो अपने एलामिये में बिल्कुल वाज़ेह तौर पे बता रहा है कि चाइना का ये कंसर्न, चाइना ने ये कंसर्न, और चाइना ने फिर उसमें एलामिये में ये बाकायदा लिखा हुआ है कि जो अल्फाज जो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर ने अदा किए वो बिल्कुल उसी तरह से अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट ने वो जो गुफ्तगू है वो उस पर लिखी है उनके। अच्छा, उसमें वो ये कह रहे हैं कि जी जो मैटर ऑफ कंसर्न जो चाइना के हैं वो सारे ही उसमें वो बयान कर रहे हैं। उसमें वो बता रहे हैं कि जी सैन फ्रांसिस्को में उससे पहले बाली में हुई मुलाकात, उसके बाद ये कि स्टेबलाइजेशन की तरफ जा रहा है, ठीक है, लेकिन इसी वक्त जो है वो नेगेटिव फैक्टर्स भी आ रहे हैं रिलेशनशिप में, और चाइना का जो डेवलपमेंट राइट्स हैं वो उनको सप्रेस करने की बात और कोर इंटरेस्ट और ये सारी बात। उसके बाद ये कि उन्होंने कहा कि राइट डायरेक्शन की तरफ जाना चाहिए या हम एक डाउनवर्ड स्पाइरल की तरफ, ठीक है, क्या बिल्कुल नीचे चले जाने चाहिए ताल्लुकात,
ये चाइना की तरफ से बात हो रही है, या ये है कि स्टेबिलिटी की तरफ जानी चाहिए, ये एक बुनियादी सवाल है। और वो कह रहे हैं कि कंसिस्टेंट है चाइना, ठीक है, हमारे बिल्कुल जो है वो हमारा नुक्ता नज़र बिल्कुल अपनी जगह पे, और हम ये चाहते हैं कि स्टेबल रहें, ताल्लुकात हमारे अच्छे रहें। और साथ ही वो ये कह रहे हैं कि हम जो हैं वो हमारा जो रिस्पेक्ट का, पीसफुल को एग्जिस्टेंस, विनिंग कॉपरेशन, ये सारे मामला हमारे बिल्कुल हमारी पॉलिसीज़ के ऊपर जो है वो हम खड़े हैं, अपनी पॉलिसी से हम हटेंगे नहीं। अच्छा, फिर जो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर अभी सेक्रेटरी ब्लिंकन के साथ खड़े हैं, ठीक है ना, दोनों एक साथ खड़े हैं, तो ये वहाँ पे बात हो रही है। फिर आगे अगर हम इसमें दिखाएं तो आगे वो फिर ये बात भी कर रहे हैं कि जी चाइना का जो इंटरनल अफेयर्स हैं चाइना के, उसके अंदर मुदाखलत अमेरिका ना करे। अच्छा, अब चाइना के इंटरनल मैटर्स में मुदाखलत का मतलब ये है कि वो ताइवान की तरफ इशारा है। अच्छा, सेक्रेटरी ब्लिंकन ने भी वहाँ ताइवान का जिक्र नहीं किया। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जो गुफ्तगू की तो वो बड़े उन्होंने मुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए, और उसमें उन्होंने किसी किस्म का कोई ताइवान की वहाँ पे उस प्रेस रिलीज़ में उन्होंने बात नहीं की। फिर उसके बाद जब ये चले गए, इसे यूक्रेन का जिक्र भी नहीं आया, यूक्रेन का जिक्र भी नहीं आया उसमें प्रेस ब्रीफिंग में ना यूक्रेन का जिक्र आया, ना उसमें ताइवान का जिक्र आया, ना उसमें कोई ऐसी और मुतनाज़ बात हुई। कॉपरेशन की बात हो गई, अंदर गए, मीटिंग हुई, और ये मीटिंग 5.5 घंटे जारी रही, इनकी और चाइना के वज़ीर ख़ारजा की। और फिर 5.5 घंटे की मुलाकात के बाद एक 5 घंटे का वक्फा आ गया, और उस 5 घंटे के वक्फे के बाद एक गैर एलानिया मुलाकात सेक्रेटरी ब्लिंकन की चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से हुई। और ये मीटिंग जो प्रीमियर शी जिनपिंग से है, ये मुलाकात इस बात का इजहार है कि जो दौरा है वो अच्छा रहा, कामयाब रहा, बड़ी हद तक दौरा कामयाब रहा। क्योंकि अगर जो है वो फॉरेन मिनिस्टर के लेवल पे ही मामलात ख़राब हो जाते हैं, तलखियाँ, बावजूद इसके कि जाने से पहले वो 4 बिल्स टिकटॉक के हवाले से और ताइवान की एड के हवाले से और यूक्रेन की जो है वो रशिया की मदद हो रही है, यूक्रेन के, अमेरिका का जो स्टांस है चाइना के हवाले से जो कंसर्न्स हैं, उसके बावजूद जो है ये उनकी मुलाकात हुई। और जो प्रीमियर शी जिनपिंग हैं उनके साथ मुलाकात में उन्होंने जो अलामिया आया उनका मुलाकात का, उसमें तो बिल्कुल ये लग रहा है कि जी वो जो बात है, ये 5th अगर मैं दिखाऊं स्लाइड यहाँ पे, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स चाइना, तो उसमें ये बहुत अच्छी, मतलब इसमें कोई मुस्बत ही नज़र आ रहा है, इसमें कोई नेगेटिव बात हमें नज़र नहीं आ रही। अगर हम 5वीं स्लाइड दिखा सकें, जो कि प्रेसिडेंट शी जिनपिंग और सेक्रेटरी स्टेट की मुलाकात के बाद का एलामिया है। अच्छा, तो अब बात यह है कि ये मुलाकात भी हो गई। ये मुलाकात शेड्यूल नहीं थी, पहले ये था कि शायद वो मिलें। अच्छा, पहले भी जब ये गए थे तो भी इनकी मुलाकात प्रीमियर शी जिनपिंग से हो गई थी। इसमें जो दूसरी अच्छी बात, 3-4 बातों पर इत्तेफाक हो। एक तो ये कम्युनिकेशन खुली रहेगी, लाइन ऑफ कम्युनिकेशन रहेगी, ये कल्चरल लेवल पे, और जो कारोबारी शख्सियात हैं ये दौरा करती रहेंगी एक दूसरे के मुल्क का और मुल्कों का, और ये है कि मतलब मफाहमत भी है, और मतलब कोई उसमें ऐसी बात नहीं आई। रशिया के ऊपर भी थोड़ा सा बस उन्होंने बात की, हल्की सी, कि जी आप रशिया की सपोर्ट इस वक्त ना करें, और मशरिक़ वस्ता का तो या गज़ा का, इसराइल का तो कहीं जिक्र ही नहीं है। अच्छा, ये इसमें बात जो है ये इंपॉर्टेंट बात है। इन वो 4-5 बातें जो होनी थी वो नहीं हुई, ना वो अलामी में कहीं नाम है उसका, ना कहीं, बस वो ऐसे ही है कि जी उन्होंने रिपोर्टर्स को कहा होगा कि जी मैंने तो बात की थी अंदर, लेकिन अलामिया में कहीं वो ऐसा तस्करा नहीं है। अच्छा, अब तो एक बहुत ही कि एक अच्छा दौरा गया, इन हालात में एक दौरा अच्छा गया, जबकि वो बिल वगैरह वहाँ से सारे मंजूर हो गए। उसकी वजह ये कि पस मंज़र में बहुत कुछ हो रहा है, पस मंज़र में बहुत कुछ हो रहा है। पस मंज़र में ये हो रहा है कि सेक्रेटरी ब्लिंकन जो हैं वो चाइना का दौरा ख़त्म करके पहुँच रहे हैं रियाद, और रियाद वो पहुँच रहे हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो इजलास है उसमें शिरकत के लिए। लेकिन उसके साथ ही जो सऊदी अरेबिया है उसमें पहली मर्तबा, यानी अभी तक ये मामला चल रहा था काहिरा और ये मामला चल रहा था कतर, पहली मर्तबा सऊदी अरेबिया में रियाद में मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, डिस्कशंस होने जा रहे हैं गज़ा
इसराइल दो रियासती हल, सीज़ फायर, इसके ऊपर सऊदी अरेबिया में मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, टॉक्स होने जा रही हैं। और यहाँ पर मैं ब्लूमबर्ग को कोट कर दूँ फर्स्ट स्लाइड दिखा के, और ये पहली दफ़ा है कि ये टॉक्स जो हैं ये रियाद में हो रही हैं, सऊदी अरेबिया में हो रही हैं। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए इसकी बहुत सिग्निफिकेंस है, और इसकी सिग्निफिकेंस इसलिए है कि अच्छा इसमें दो फरीक नहीं हैं, ये जहन में रहे। इसमें और काहिरा और कतर और पेरिस के मुज़ाकरात में और इन मुज़ाकरात में फ़र्क होगा। फ़र्क ये होगा कि एक तो यहाँ पे सेक्रेटरी ब्लिंकन खुद होंगे, एक डेविड कैमरॉन भी होंगे, जर्मन जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो भी आ रही हैं, उसके अलावा जो है वो यूरोप के और भी लोग होंगे। फिर ये कि कई अरब ममालिक के वज़राए ख़ारजा भी और जो कायदीन भी वहाँ पहुँच रहे हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में शिरकत के लिए, वो भी उसका हिस्सा होंगे इन टॉक्स का। तो ये सऊदी अरेबिया में टॉक्स हो रही हैं। अच्छा, अब इसमें जो दो फरीक इसमें नहीं है, लेकिन एक फरीक इसराइल नहीं होगा जो कि काहिरा में था और कतर में था, और एक हमास नहीं जो कि काहिरा में थे और कतर में थे और पेरिस में थे। तो वो ना, उनकी इन दोनों की नुमाइंदगी नहीं है, बल्कि इसमें अमेरिका, सऊदी अरेबिया, कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात, मिस्र, ये सारे जो अरब ममालिक और बाकी जो हैं ये सारे उसमें मौजूद होंगे। और ये बात होगी अब सऊदी अरेबिया में होगी अभी। अच्छा, इसकी मैंने कहा ना आपसे बहुत सिग्निफिकेंस है, क्योंकि सऊदी अरेबिया अगर ये सारे आ रहे हैं और ये बात होने जा रहे हैं मुज़ाकरात इस तरह, तो ये एक बड़ा एक इम्पॉर्टेंट मरहला आ गया है कि दुनिया या मशरिक़ वस्ता या मगरबी एशिया या यूरोप या बाकी सारी जगहों पे आगे आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है। अच्छा, इसमें जो अब एक इशू है वो ये है कि इसी दौरान जो इसराइल है, एक तो ये कि तमाम बहुत बड़े हिस्से ऐसे हैं जहाँ पर ये फ़लस्तीन के हक़ में मुज़ाहरे फैल गए हैं। कई यूनिवर्सिटीज़ में अमेरिका के तूल अर्ज़ में, मैं उनका भी ये देख रहा था, तो इसमें हार्वर्ड में, येल में, कोलंबिया, जॉर्ज टाउन, ये उनका जो नक्शा है, साउथ कैलिफोर्निया, कई जगहों पर जो है ये प्रोटेस्ट शुरू हो गए हैं अमेरिका में, और इससे भी ज़्यादा। ठीक है, ये तो ये जो है, और मामला ये बाकी जो मगरबी ममालिक हैं उनकी यूनिवर्सिटीज़ और कैंपसेस तक फैल रहा है मामला। और उनकी जो अरबी में जो वजारत ख़ारजा, उनकी जो महकमा ख़ारजा की जो तर्जुमान है हाला राहीत, वो मुस्ताफ़ी हो गई हैं अपने ओहदे से। उन्होंने ये चौथी रुकन है जो कि बाइडन इंतज़ामिया की, और इनकी एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि जहाँ जब ये प्राइवेट मीडिया स्टार्ट हुआ पाकिस्तान में, तो पहले तो लंदन से ज़रा, फिर दुबई, तो ये दुबई मीडिया सिटी में थी जहाँ पे जियो और एयरवे थे। तो ये दुबई मीडिया सिटी में ये थी 2006 तक। जो फ़ाल हुआ है दुबई मीडिया सिटी वो हुआ है 2003 में। तो 2003 में जब ये फ्री जोन और एक बहुत ज़बरदस्त, अब तो बहुत बढ़ चुका है, लेकिन उस वक्त जब ये शुरू हुआ था, तो ये शुरू के दिनों में दुबई मीडिया सिटी की डिप्टी डायरेक्टर वहाँ पे थी। और मेरा गालिबन गुमान यह है कि ये वहीं की नेशनल है। फिर उसके यानी ये मुत्तहिदा अरब अमारात की ही गालिबन नेशनल है, या अमेरिकन नेशनल हो गई होंगी, क्योंकि अमेरिका की स्टेट डिपार्टमेंट में काम कर रही हैं, तो फिर वहीं की नेशनल हो गई होंगी। लेकिन ये थी बहरहाल दुबई मीडिया सिटी में। उसके बाद ये हुआ कि ये वहाँ चली गई। 2006 में इन्होंने डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लिया, स्टेट डिपार्टमेंट, और जो है उसके बाद ये यमन में, उर्दन में, कई और मुल्कों में, जनूबी अफ्रीका में, कई मुल्कों में ये इंसानी हकूक़ और पॉलिटिकल ऑफिसर के तौर पे इन्होंने काम किया, और फिर ये तर्जुमान वहाँ पे बन गई। और कोई 18 साल तकरीबन ये स्टेट डिपार्टमेंट की मुस्तकिल, यानी ये कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं है, ये मुस्तकिल वहाँ पर काम करने वाली शख्सियत जो कि मुस्ताफ़ी हो गई। अच्छा, इनकी इम्पोर्टेंस अब ये रही पिछले दिनों में कि जो भी अरब दुनिया में अमेरिका का नुक्ता नज़र हमारे सामने आता रहा, हम तो वो दिखा रहे हैं ना जो हमारे सामने, वो जो इंग्लिश में वाइट हाउस के तर्जुमान इंग्लिश में बात कर रहे होते हैं, लेकिन अरब दुनिया में जब दिखाया जा रहा होता है तो उसमें ये इनकी ये आ रही होती हैं, क्योंकि अरबी में बात कर रही होती है ना। तो अरब दुनिया को जब उनको पता चले कि कौन बात कर रहा है उनके साथ,
वजारत ख़ारजा की तरफ से, तो इनको तमाम अरब दुनिया जानती है क्योंकि ये अरबी में बात करती हैं, ठीक है। तो अब इशू ये है कि ये अपने अहदे से इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है और उसमें वजह ये बताई है इन्होंने कि मुझे इख्तलाफ है बाइडेन इंतज़ामिया की पॉलिसी। तो अमेरिका, बाइडेन इंतज़ामिया एक बहुत बड़े दबाव का शिकार है, आलमी सतह पे आइसोलेशन का भी शिकार है। अच्छा, अब यहाँ पे हुआ ये है, तो इस पूरी आइसोलेशन में लेकिन ये है कि अब वो इलेक्शंस की तरफ भी बढ़ना है उन्होंने, तो अब इसको क्या करें। ये मतलब 35,000 के करीब यहाँ पे शहादतें हो गई हैं, हर रोज़ इतलात आ रही हैं 50 लोग और मर गए, अब तो वबाएँ फैल गई हैं वहाँ पे, और इज्तिमाई कब्रें और लाशें और बहुत ख़राब, बहुत बदतर हालात वहाँ के हैं, तो कहना बेकार है उस पर कोई। और इसमें इसराइल जो है वो बार बार कि जी हम रफ़ा के ऊपर भी ऑपरेशन करेंगे और दोबारा ऑपरेशन करेंगे और ये करेंगे और वो करेंगे सारा। इस पूरी सूरत हाल में सऊदी अरेबिया आया है सामने और सऊदी अरेबिया में टॉक्स होने जा रही हैं। मेरा ख्याल है कि शायद क्योंकि चाइना का दौरा मुकम्मल हो गया है, तो हो सकता है कि सेक्रेटरी ब्लिंकन पीर के रोज़ अभी तक बात हुई है कि ये मुज़ाकरात होंगे, लेकिन मेरा ख्याल है कि शायद वो पहले सऊदी अरेबिया पहुंच जाएं और ये सारे जो वहाँ पे टॉक्स हैं वो पहले स्टार्ट हो जाएं, या उनकी टीम्स पहुंची होंगी पहले से और वो बात कर रहे होंगे। लेकिन ये बात इंपॉर्टेंट है कि सऊदी अरेबिया में बात होने जा रही है। अच्छा, और इसी दौरान जो है वो और ये मैं इसलिए बात कह रहा हूँ कि सऊदी अरेबिया के यानी मंडे के बाद जो ट्यूसडे है, मंगल के रोज़ सेक्रेटरी ब्लिंकन इसराइल जा रहे हैं, यानी सऊदी अरेबिया के बाद उन्होंने इसराइल जाना है। तो अब ये बात जो है ये कुछ समझ में नहीं आती कि इस वक्त वो सऊदी अरेबिया हों, सऊदी अरेबिया से इसराइल जाए और साथ ही रफ़ा के अंदर जो है जारियत शुरू हो जाए, तो मामलात पस मंज़र में आगे बढ़े हैं, मुज़ाकरात जारी हैं और मुज़ाकरात जारी हैं। और कल भी मैंने बात की थी कि उनकी जो काबीना है उस काबीना में, क्योंकि हमास की तरफ से ये बात हुई है कि जी हम 3-4 बातें हुई हैं। पहली तो ये कि इन्होंने ये कहा कि जी हम जो है वो बिल्कुल एक एग्रीमेंट है, अमेरिका की तरफ से बात हुई कि एक एग्रीमेंट है और उस एग्रीमेंट में जो है वो ये है कि 20 और 33 के ऊपर इख्तलाफ चल रहा है, क्योंकि हमास के लोग कह रहे हैं 20, इसराइल की तरफ से ये दोनों फिगर्स आ रही हैं कि नहीं 20 नहीं बल्कि 33 जो यरगमाली हैं, ख़वातीन और ज़्यादा उम्र के लोग, वो वहाँ से रिहा हो जाएंगे और उसके नतीजे में एक सीज़ फायर होगा और जो है ये उसके नतीजे में सीज़ फायर हो जाएगा और ये लोग रिहा हो जाएंगे। अच्छा, इसके ऊपर जो हमास हैं उन्होंने फिर रात को कल एक इंटरव्यू दिया अल जज़ीरा को, उनके जो रहनुमा हैं खलील हानिया, उन्होंने इंटरव्यू दिया। उन्होंने कहा जी 2-3 बातें बड़ी वाज़ेह हैं। एक तो यह है कि मुकम्मल जंग बंदी और उसके साथ ही फ़ौजों का इनखला, इसराइली फ़ौजें मुकम्मल निकलेंगी वहाँ से। और तीसरी बात यह है कि फ़लस्तीनी जो कैदी जेलों में उनके ऊपर मतलब कुछ ऐसे हैं जो मतलब ये जो बात अभी तक हो रही है कि सीज़ फायर हो जाएगा और सीज़ फायर होने के बाद हम रिहा कर देंगे, तो उसके साथ ये बिल्कुल क्योंकि इस प्रपोज़ल में कहीं जिक्र नहीं आ रहा कि हमारे कैदियों ने रिहा होना है और फ़ौजों ने बाहर निकलना है इसराइल के, और फिर उसके बाद हम तो 1 साल 2 साल जितने अरसे तक हम जो है वो आगे चलाते रहें। तो ये दूसरा जो फार्मूला है ये भी टेबल पर मौजूद है। अच्छा, दूसरा जो फार्मूला है वो भी टेबल पे मौजूद है और यहाँ पर मैं कोट कर रहा हूँ 6 स्लाइड इसराइल 24 की जो 6 स्लाइड है उसमें उनकी जो रिपोर्ट है उसमें एक जो बात है वो ये है कि दूसरा इन सेपरेट प्रपोजल, एक तो ये ना कि 20 लोग रिहा हो जाएं, सेपरेट प्रपोजल में ये है कि इट वाज सजेस्ट इसराइल वुड हॉल्ट द प्रिपरेशंस, रोक देंगे, बिल्कुल ठीक है, रिलीज़ करेंगे पैलेस्टीनियन अरब टेररिस्ट, वो अपनी ज़बान में लिख रहा है मीडिया तो ठीक है, और उसके बाद जो है ईयर लॉन्ग सीज़ फायर, 1 साल तवील सीज़ फायर होगी। स्टेप्स टूवर्ड्स प्रोमोटिंग द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ पैलेस्टीनियन स्टेट वुड बी अनाउंस्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड। यानी ये वो बात है जो असल पेरिस फार्मूला है, उसको इसराइल भी अब कोट। तो ये इस वक्त सूरत हाल ऐसी है कि बिल्कुल आतिश फिशा एक है और वो या तो लावा उगलेगा या वो मामला रुक जाएगा और आगे बात चलेगी सीज़ फायर की तरफ। उधर से यरगमाली रिहा होंगे, इधर से कैदी रिहा होंगे। इसीलिए चाइना में ये बात नहीं हुई। चाइना में ऑलरेडी एक फ़लस्तीनियों का एक डेलीगेशन मौजूद है, मेन रहनुमा नहीं बल्कि फ़तह के लोग भी हैं, इस्लामी जिहाद के लोग भी हैं और वहाँ पर जो है वो हमास के लोग भी हैं। और वो बुनियादी तौर पे इसलिए हैं कि जो एक दरमियान में फ़लस्तीनी अथॉरिटी और हमास के दरमियान आपस में एक मामलात, एक तलखी पैदा हो गई थी
क्योंकि हमास की तरफ से ये बात पेरिस एग्रीमेंट में भी थी और ये बात रशिया और हर जगह तय हो गई थी कि हमास और फ़लस्तीनी अथॉरिटी दोनों डिज़ोल्व हो जाएंगे और एक नया सियासी ढांचा खड़ा होगा। और वो सियासी ढांचा जो है जिसके लिए नाम आ रहा था मरवान बरगूती का और बाकी लोगों का वो, लेकिन दरमियान में ये हुआ कि जो फ़लस्तीनी अथॉरिटी है उन्होंने महमूद अब्बास जो हैं प्रेसिडेंट, उन्होंने अपना वज़ीर आज़म अनाउंस कर दिया, वज़ीर आज़म ने काबीना अनाउंस कर दी, तो ये उस माहदे में नहीं था पेरिस अकॉर्ड में। तो इसके ऊपर जो है वो चाइना के अंदर बात हुई है और दोबारा दोनों यानी हमास के लोग भी वहाँ थे और उसमें जो है वो फतह के लोग भी थे, उसके अमी जहाद भी था गालिबन। कहीं ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई लेकिन ये बात एक अरब हल्कों में कही जा रही है कि ये चाइना ने इनको सबको बिठाया और दोबारा मामला को आगे बढ़ाने की बात हुई है। अच्छा, अब ये है कि ये जो सारा रौला है ना, ये तो अमेरिका का है ना कि भाई ये ऑस्लो अकॉर्ड कैसे हुए थे, कैंप डेविड कैसे हुआ था, ये तो सारा तो ये तो चाइना तो इसमें ब्रोकर नहीं है। लेकिन चाइना ने एक बड़ी क्लियर पोजीशन ली हुई है और वो टू स्टेट सोल्यूशन के हवाले से और फ़लस्तीनियों के हक में ली हुई है। और इसी दौरान जो तैयब अर्दोगन है उन्होंने आज कहा है कि नेतन्याहू जो है बुचर ऑफ गाज़ा है, यानी बुचर ऑफ गाज़ा का नाम दिया है तैयब अर्दोगन ने नेतन्याहू को। तो एक बहुत शदीद एक दबाव है कि इसको देखिए ना, किसी मामले में अगर चाइना हो, मतलब मिसाल के तौर पे चाइना का बेल्ट एंड रोड है, एक बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, मुल्कों से उनकी बातचीत चल रही है। अब अगर चाइना का किसी मुल्क के साथ एक मामला चाइना ने तय किया हो और वो चाइना का मामला ऊपर नीचे हो रहा हो, तो भी जो अमेरिका घुसेगा उसको सालिसी करवाने के लिए। भाई ये जो जितने मुआहदात हुए हैं उस वक्त, चाहे वो कैंप डेविड हो या तो ये तो अमेरिका ने करवाए हुए हैं ना, तो अमेरिका जो है वो पाबंद है कि उनके ऊपर अमल दरामद करवाए। तो इसमें दरमियान में अगर चाइना घुसेगा तो चाइना तो फिर चाइना ने तो पोजीशन ली हुई है कि हम तो उसी टू स्टेट को मानते हैं जो कि आपने करवा के दिया था, आप अमल दरामद करवाएं उसके ऊपर। तो ये जो है ये अब अच्छा, इसी दौरान जो है वो कल शाम को क्योंकि रफ़ा के बड़ा सख्त बयान आया था प्रेसिडेंट सीसी का मिस्र से कि रफ़ा के ऊपर अगर एक कदम भी रखते हैं उस जगह पर जो कि गज़ा और मिस्र का बॉर्डर है, तो वो मुआहदा ख़त्म हो जाएगा जो कि मिस्र और इसराइल के दरमियान हुआ था। और फिर मिस्र की फ़ौज जो है, मतलब इसराइल इस वक्त देखिए हिजबुल्लाह के साथ झड़पें चल रही हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं, सब कुछ। इसराइल हुती से नहीं निपट सकता इस वक्त। आप हिजबुल्लाह को भी छोड़ दें, आप ये इराक़ और सीरिया को भी छोड़ दें, इसराइल क्या बल्कि पूरा ख़ित्ता सिर्फ हुतीस को नहीं निपट सकता। ये पूरा ख़ित्ता पूरी ये जो फिर वहाँ पे जो है दोबारा जहाज़ों वगैरह पे अटैक्स हो रहे हैं, तो ये तो आप भूल जाएं बात कि इसमें इजिप्ट अगर इन्वॉल्व हो गया और ये फ्रंट सारे खुल गए। और इजिप्ट के अंदर बहुत बड़ा दबाव है कि देखिए इजिप्ट में ट्रक्स खड़े हुए हैं, मदद लेके जानी है, वो सारा इजिप्ट के थ्रू ही तो है। इसी तरह से जॉर्डन, पहले एयर ड्रॉप्स हो रहे थे जॉर्डन के अंदर एक इंटरनल जो है वो प्रेशर है बहुत ज़्यादा। खुद अमेरिका में हर जगह स्टूडेंट्स निकले हुए हैं, सड़कों पर लोग निकले हुए हैं। अब मसला ये है कि तो इसमें अब कल रात को जो है वो इसराइली डेलीगेशन जो है उनके जो अफवाज के सरबराह हैं और उनके जो शिन बेत के सरबराह हैं वो गालिबन काहिरा गए और उन्होंने काहिरा में जाके गालिबन ये बात की होगी कि भाई हम जो हैं वो मतलब अभी देख रहे हैं आगे पीछे दाएं बाएं। लेकिन उसके बाद वो मामला गालिबन ख़त्म नहीं हुआ क्योंकि अब नेतन्याहू गवर्नमेंट इतनी डिस्क्रेडिट हो चुकी है कि इनकी बात पे कोई दुनिया सुनने को तैयार नहीं है। तो बाइडेन साहब क्यों बाइडेन इंतज़ामिया लगी हुई है पीछे हुई, वो खुद ही जवाब दे सकते हैं। और फिर आज ये हुआ कि वहाँ पर उनकी जो इजिप्शियन इंटेलिजेंस के सरबराह जो कि तमाम तर मुज़ाकरात का हिस्सा रहे, ठीक है, अब्बास कामिल जो हैं वो आज तल अवीव पहुँच गए। वो तल अवीव आ गए आज, और तल अवीव आने के बाद उन्होंने यहाँ पे मुलाकात की है जो इसराइल के अहम लोग हैं और उनसे गालिबन स्ट्रेट बात हुई है। और ये मुज़ाकरात की बात ही हो रही है, ये मुज़ाकरात की बात ही हो रही है इस वक्त, जो मतलब है कि कितने लोग रिहा करने हैं, हॉस्ट इनकी वॉर का कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया दोबारा। अब मेरा नहीं ख्याल कि सेक्रेटरी ब्लिंकन अब जो है वो इसको सीज़ फायर और ये सारे मामला, अच्छा हमास भी अपना वो स्टांस उनका जो था कि टू स्टेट की तरफ हमास भी चली गई है। दुनिया सारी पहुंच रही है सऊदी अरेबिया में टॉक शुरू होने वाली हैं। तो बात ये है कि ये अब मैं वाशिंगटन पोस्ट को कोट कर रहा हूँ 19 इसराइली वॉर कैबिनेट रिज्यूम्स होस्टेज डील डिस्कशंस, ठीक है।
और इसमें अब बात ये सारी कि इसमें और अल जज़ीरा को जो इंटरव्यू दिया है कि ये ठीक है 15 स्लाइड के हमास कैप्टिव्स को छोड़ने को तैयार है, लेकिन सीज़ फायर, मुकम्मल सीज़ फायर के बगैर नहीं। अच्छा, ये यरूशलेम पोस्ट कह रहा है कि इसराइल जो है 13 स्लाइड हम दिखाए ना, वो 33 का नंबर दे रहा है, 33। लेकिन ये है कि जो बाद में फिर वो कह रहे हैं, जो टाइम्स ऑफ इसराइल कह रहा है 11th को हम कोट करना इसलिए ज़रूरी है कि वो कह रहे हैं कि 40 से कम, यानी वही 33 के ऊपर, लेकिन जो हमास है वो 20 के ऊपर, हमास जो है वो 20 के ऊपर रुकी हुई है, ठीक है ना। तो ये 33, 40, 11th, 13 स्लाइड हम दिखाएं तो 40 और 33, ठीक है, इनिशियल स्टेज पे। तो ये जो है इनके ऊपर बात चल रही है। और ये जो इजिप्ट का भी डेलीगेशन गया है, इसके बारे में भी अरब न्यूज़ ये कोट कर रहा है 9th के, इजिप्ट सेंडिंग सीज़ फायर डेलीगेशन टू इसराइल, यानी सीज़ फायर की जो बात है वो बात बहुत हद तक आगे चली गई है। अच्छा, इसी को टर्की का जो मीडिया है वो भी यही कोट कर रहा है कि गज़ा टॉक्स, 7th स्लाइड हम देखें, जर्मन फॉरेन मिनिस्टर जो है सऊदी अरेबिया आ रही है गज़ा टॉक्स के लिए। अब ये पूरी दुनिया एक दफ़ा दोबारा, और ये मेरे ख्याल से कि एक आखिरी मौका है कि वो भी सऊदी अरेबिया आ रही हैं गज़ा टॉक्स में शरीक होने के लिए। यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि सऊदी अरेबिया में गज़ा टॉक्स के ऊपर टॉक्स हो रही हैं और सऊदी अरेबिया है दरमियान में। अच्छा, अब ये बिल्कुल, और चाइना की तरफ से भी, चाइना तो बिल्कुल एक मौक़िफ़ ले चुका है इसके ऊपर। चाइना का तो एक बिल्कुल क्लैरिटी के साथ स्टांस है। भी चाइना के इसराइल से भी ताल्लुकात हैं, चाइना के इसराइल से ताल्लुकात हैं, हैफा पोर्ट और ये सारे, लेकिन चाइना ने इस पूरे तनाज़े में जो कहते हैं राइट साइड ऑफ द हिस्ट्री चाइना खड़ा हुआ है जाके, और चाइना खड़ा हुआ है फ़लस्तीनियों के साथ। और चाइना जो है वो उसका बड़ा, और चाइना ने कंडेम नहीं किया, यानी चाइना ने जो 7 अक्टूबर को अटैक है उसको, उसकी मज़म्मत भी नहीं की, चाइना ने कंडेम भी नहीं किया उसको। और चाइना की वही पोजीशन है तकरीबन जो कि सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा की पोजीशन है कि भाई इसके पास मंजर तो देखें कि कौन से मज़ालिम होते रहे माजी में। तो ये 2 स्टेट सॉल्यूशन जिसके ऊपर पूरी दुनिया खड़ी है, और अभी पाकिस्तान भी उसी बड़े ब्लॉक का हिस्सा है। अच्छा, अभी तो ये जो है ये अब वहाँ पे पहुँचेंगे सेक्रेटरी ब्लिंकन, वहाँ पे जर्मन होंगे, डेविड कैमरॉन होंगे। ये इसमें वो मुल्क 18 मुल्कों का जो एलामिया जारी हुआ है कल, उसमें वो जो बात थी, उसमें बात थी कि जी रिहा कर दिए जाए, कैदियों का जिक्र नहीं था और सीज़ फायर का जिक्र भी नहीं था, फिर हमास लोग छोड़े और ये। तो उस पर फिर हमास की तरफ से बात आई कि सीज़ फायर, मुकम्मल सीज़ फायर, कैदियों की रिहाई। तो ये दूसरा प्रपोजल भी मौजूद है, लेकिन अब इसमें इम्पोर्टेंस ये हो गई है कि ना कतर है, ना काहिरा है, ना पेरिस है, सऊदी अरेबिया है। और सऊदी अरेबिया है और वहाँ पे जो है वो फॉरेन मिनिस्टर्स और फॉरेन सेक्रेटरीज जमा हो रहे हैं, और वहाँ पर जो है वो आप ये देखें ना कि वहाँ पर ये इंटेलिजेंस चीफ और बराह रास्त जो है वो मुल्कों के वज़राए ख़ारजा और सेक्रेटरी ख़ारजा जमा हो रहे हैं, और उसके बाद अगले दिन सेक्रेटरी ब्लिंकन ने जाना है इसराइल मंगल को। तो ये अब सारे दम सादी पूरी दुनिया ये देख रही है कि गज़ा में ये आखिरी मौका, मैंने कल भी बात की थी कि ये अगर, और वो चला गया डेलीगेशन, तो ये मैसेज देके वापस पहुंच गए हैं कायरा, जो कायरा से डेलीगेशन आया था उनके इंटेलिजेंस चीफ का, वो मैसेज देके चले गए हैं। और वो मैसेज यही है कि जी एक तो सीज़ फायर की बात, और आगे से ये कि वो हमास तैयार है उस बात पर, ठीक है। हमास तो अपनी जगह पे बिल्कुल पहले भी तैयार थी ना कि भाई आप इसको इतने लोगों के बदले इतने लोग छोड़ेंगे, ये तो तय हो चुका था। इससे तो नतन्याहू भाग गए। नतन्याहू जो है, और उसने भी ये कहा है कि आलमी अदालतें इंसाफ कोई भी फैसला मेरे खिलाफ करे, मैं अपनी जारियत से नहीं रुकूंगा। जी डॉक्टर साहब, ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं। पकड़ना, ज़रा तबीयत साफ़ करना मेरा ख्याल से सेक्रेटरी ब्लिंकन नहीं कर सकते हैं, बाकी दुनिया तो फिर इसमें आ गई, इसमें मुलविस हो गया और ये स्पिल ओवर हो गया तो मामला फिर हाथ से निकलेंगे। जी निकल चुके हैं पहले। जी नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, मुस्लिम लीग नून की जानिब से जो मफाहमत का हाथ बढ़ाया जा रहा है, तो इससे क्या सियासी तलखी कम हो सकेगी? नहीं, मुफाहमत का हाथ तो मतलब है कि अब ज़ाहिर है कि बयानात अगर नरम दिए जाते हैं तो उसके नतीजे में एक तलखी तो कम होती है, उस तरह से अब गालम गलोच तो नहीं हो रही।
लेकिन ये है कि वो पॉलिटिकल टर्मोइल तो अपनी जगह इस तमाम अरेंजमेंट में बरकरार है और वो रहेगा, और वो 45-47 का इशू भी है। फिर ये है कि मुस्लिम लीग की हुकूमत तो है, लेकिन ये कि बहुत ज़्यादा जो फ़ाल वज़रा हैं वो हमें कम नज़र आ रहे हैं। यानी वज़रा मौजूद हैं लेकिन बहुत ज़्यादा फ़ाल जो हैं, उसकी वजह शायद ये भी हो सकती है कि वजारत ख़जाना उनके पास चूँकि नहीं है, और वजारत कानून, वजारत दाखिला भी नहीं है, तो बाकी फिर वजारत ख़ारजा है लेकिन वो ढाट साहब हैं उसमें। तो मतलब है कि वो बहुत कोई फ़ाल, हमें शहबाज शरीफ साहब के अलावा कोई वज़ीर हमें बहुत ज़्यादा नज़र भी नहीं आ रहे। तो बस एक सिलसिला है और वो हुकूमत का है सिलसिला। अब उसको कैसे, ज़ाहिर मुस्लिम लीग ने खुद ही लिया है, उसमें मरकज़ी हुकूमत खुद ही ली है, और ये भी एक सवाल रहेगा आने वाले दिनों में कि ये क्या कंडीशन थी कि आप अगर मरकज़ में हुकूमत नहीं लेंगे तो पंजाब नहीं मिलेगी आपको, पंजाब हुकूमत उसी सूरत में मिलेगी जो मरकज़ में भी लेंगे। ये तो बड़ी अजीब सी एक कंडीशन जो दरमियान में हमने सुनी। मुस्लिम लीग नून के लोग अभी भी कह रहे हैं ये बात कि जी हम मरकज़ में पंजाब हुकूमत लेने के लिए मरकज़ में लेनी पड़ी, वरना मरकज़ में दिल नहीं था लेने का। तो ये बड़ी एक अजीब सी कंडीशन है। बहुत सारी चीज़ें भी खुलनी हैं, खुल के सामने आनी है कि हुआ क्या है इस तमाम अरसे में। लेकिन मैंने आपसे कहा ना कि ये जो बड़े इश्यूज़ हैं ये रियासत के बड़े इश्यूज़ हैं। एक तो मईशत बड़ा इशू है, और वो मईशत का इशू जो है वो 7 से 8 या 8 से 9 वाली खबरें नहीं है कि वो अचानक जनाब पता चला कि इस वक्त आज स्टॉक मार्केट ठीक हो गई और कल वो दोबारा नीचे, और आज जितना डॉलर हो गया और कल। ये इकॉनमी जो है ये आपका एक तवील प्रोग्राम है कि इसको आपने मुल्क की मईशत को ठीक करना है, तो उसके कवानीन, उसके ज़ाब्ते, इन्वेस्टमेंट्स, वन विंडो ऑपरेशन, लोगों को एक एहसास हो कि भाई मतलब हमें कुछ छापे मार मार के और हमसे जो है वो रिश्वतें पकड़ के हमें नहीं छोड़ा जा रहा, और ये गरीबों को भी, और एलिट क्लास तो खैर खुद हिस्सा होती है उस पूरे सेटअप का। तो वो अब ये ज़रूरी है कि एक मईशत और एक तवील अलमुद्दती प्रोग्राम बने कि लोगों को बताओ भाई ये जाके इन्वेस्टमेंट हमने कतर में करनी है तो ये होगा, लंदन में करनी है तो ऐसे कानून है, अमेरिका में ये कानून है, चाइना में करेंगे तो ये काम, हर मुल्क का एक कानून है। तो वो कानून आपको बनाने पड़ेंगे अगर आपको बाहर से इन्वेस्टमेंट्स लानी है। इस तरह से नहीं है कि बाहर से कोई इन्वेस्टर पैसा ला रहा है तो दो यहाँ से किकबैक लेने वाले पहले पहुंच गए उसके पास, उसके मुल्क में कि भाईजान पाकिस्तान आ रहे हो तो ये पैसा ज़रा हमारा कट साइड पर रख देना, ये ना हो। और उसके लिए ज़रूरी है कि पॉलिटिकल यहाँ पे लोग भी ऐसे हों जो कि बात करें जाके इन्वेस्टमेंट्स को लेकर आएँ बाहर से, और फिर नीचे इंफ्रास्ट्रक्चर भी ऐसा हो। तो ये मेरे ख्याल से सारी चीज़ें आने वाले दिनों में करनी पड़ेंगी। FBR रिफॉर्म्स हों या बाकी जो भी रिफॉर्म्स की बात हो रही है, वो ये हों कि वो शख्सियात के बजाय वो मुल्क की बात हो। ठीक, ऐसे रिफॉर्म्स होने चाहिए, लोगों को सामने रखे कि एक मिनट यार ऐसा कानून पास करता हूँ यार, उसके बच्चे को फ़ायदा हो जाएगा, उसके चचा को फ़ायदा हो जाएगा, उसके नहीं, उससे नहीं, ये उससे से तो मुल्क का ये हाल हुआ है, इस वक्त ख़राब होता है मुल्क। तो ये है कि रिफॉर्म्स तो करनी पड़ेंगी आपको, पुलिस में भी, हर जगह, अदालतों में, हर शोबे में। तो वो अब मेरे ख्याल से, और ये एक लंबा प्रोसेस होगा ना, ऐसा कुछ जगहों पे लॉक कर दिया जाए कि हुकूमत आए जाए, तब्दील हो, कुछ हो। ये मुझे आप बताएं, बरतानिया में आप तस्वर कर सकते हैं कि वहाँ पर जो है वो हुकूमत तब्दील हो जाए, वज़ीर आज़म, और वो जो है वो एक अंडरग्राउंड स्टेशन बंद कर दें। वो कहें जी ये चूँकि चर्चिल ने बनाया था, और ये जो है ये चूँकि टोनी ब्लेयर ने इसका इफ्तिताह किया था, तो हम इस अंडरग्राउंड स्टेशन को बंद करके इसमें गबन की तहकीकात शुरू करनी है, तो बाकी लोग जो है वो टांगे में बैठ के जाएं। मतलब वो फजूल बात है ना। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो रियासत, मतलब हमारे यहाँ एक प्रोजेक्ट शुरू होता है, फिर दूसरा आता है उसको तबाह कर देता है, उस पर कानूनी वो शुरू हो जाती है, गबन के केसेस और करप्शन केसेस। मतलब जब तक एक स्टेबिलिटी नहीं आएगी ना इस तरह से, तो सरमायाकारी नहीं होगी। कई प्रोजेक्ट्स रुके हुए हैं, कई प्रोजेक्ट्स के ऊपर स्टे है, कई पे नैब केसेस बने हुए हैं, कई पे। तो ये एक लंबा प्रोसेस है जिसको आपने मईशत को ठीक करना है, तो ये लंबे आपको रिफॉर्म्स करके और फिर उसमें तमाम लोग जो हैं वो उसके पाबंदी करें। दूसरी जो बात है वो ये है कि सिक्योरिटी कांस्टेंट चैलेंज है, और सिक्योरिटी तो बड़ा ही अनसर्टन है, क्योंकि ये हालात इस तरह तब्दील हो रहे हैं पूरी दुनिया के कि कभी आपको यहाँ से खतरा होता है, कभी आपको दूसरे तरफ से खतरा होता है, कभी आपको साइबर का खतरा होता है, कभी आपको, और मतलब है कि हर मतलब नौयत चेंज हो रही है ना जंगों की। तो सिक्योरिटी क्राइसिस भी है, और वो कम है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है उतना नहीं है कि जो पाकिस्तान को मैं बार बार बात कहता हूँ, खुद हमने बात सुनी है कि भाग गए थे बच्चे खाते फोरम से कि ये एग्जिट के बाद जो है ये पाकिस्तान कंबोडिया बन जाएगा। मतलब लोग यहाँ पर बाकायदा ये बात करते थे। तो इतनी बड़ी, देखें
20, 25, 30 सालों में दो बड़ी ताकतें यहां से निकली हैं आपके पड़ोस से। दो बड़ी ताकतों की जंगें हुई हैं अफगान सॉइल पे, और पाकिस्तान उनसे बराह रास्त मुतासिर हुआ है। दुनिया का कोई ऐसा मुल्क नहीं है, कोई ऐसा मुल्क नहीं है दुनिया का, पूरी दुनिया का, जिसके पड़ोस में, जिसकी सरहद पे दो बड़ी ताकतें इन्वॉल्व हुई हों मैसिवली, और फिर उसके बाद वो शिकस्त खा के निकली हों, और वो मुल्क स्टेबल रहे। वो मुल्क स्टेबल रहे। मतलब ये तो ठीक है कि क्लाशनकोव आ गई और ये स्मगलिंग हो रही है, लेकिन मैं जो बात कह रहा हूं वो उसको बहुत बड़े तनाजुर में कह रहा हूं कि सोवियत यूनियन का जाना और फिर अमेरिका का जाना, और अमेरिका भी नहीं, उसके साथ नेटो के ममालिक, और फिर पाकिस्तान का डिस्टेबलाइज ना होना, दोनों दफा जराइम भी आ गए, महंगाई भी हो गई, हालात भी खराब, जो भी कुछ हुआ, मुल्क स्टेबल रहा। ठीक है, तो बात ये सारी कि उसको भी आप सामने रखें कि मतलब ऐसा बहुत कुछ हुआ है पड़ोस में कि जिसके नतीजे में, और ये बैक टू बैक हुआ है, यानी ये भी नहीं कि जनाब वो पता चला वॉर जो थी सोवियत यूनियन वाली वो खत्म हो गई हो तो फिर एक गैप आ गया हो बड़ा सुकून का, वो एक कॉन्स्टेंट दरमियान में मुख्तलिफ ग्रुप्स लड़ते रहे हैं, मुख्तलिफ जनाब शुमाली इत्तेहाद, तालिबान, कभी ये ग्रुप वो ग्रुप, एक लड़ाई खाना जंगी होती रही। अब जाके अफगानिस्तान स्टेबल हो रहा है, और स्टेबल हो रहा है अफगानिस्तान, और उसमें पाकिस्तान भी उनकी मदद कर रहा है, वो भी उनको भी पाकिस्तान की ये जो चल रहा है ना ये मामला की दहशतगर्दी, ये तो देखें बात ये सारी, ये तो मैं कहता हूं कि हो रही है बिल्कुल अपनी जगह, बिल्कुल वहां, लेकिन जो तवक्को की जा रही थी ये उससे बहुत कम है। अब यकीन करें, तवक्को ये थी पाकिस्तान डिस्टेबलाइज हो जाएगा, न्यूक्लियर एसिड, पता नहीं क्या क्या पेपर दुनिया भर में इसके ऊपर बकवास की गई है इतने सालों में, तो पाकिस्तान स्टेबल है। ये बहुत बड़ी, अब बाकी मामला तय करने कि भाई ये आपके पड़ोस में है, ये मामलात ऐसे हैं, स्मगलिंग होगी नहीं, ये कानून बनेंगे, उसमें अफगानिस्तान को ये, और ये पाकिस्तान से ज़्यादा अफगानिस्तान के फ़ायदे में है कि भाई आपकी सॉइल से ना हो, फिर आप दुनिया में रिकग्निशन होनी चाहिए। बड़ी ज़बरदस्त कौम है अफगान कौम, तो वो पता चला दुनिया में जा रहे हैं, उनका एक कल्चर आ रहा है, मतलब कल्चरल मामला, फिर उनके स्कूल कॉलेजों में बच्चियां वहाँ से आगे निकल के आ रही हैं, ख़वातीन आ रही हैं, तो एक मतलब एक खूबसूरत सा मुल्क बने अफगानिस्तान, और वो फिर हिस्सा बने हमारा पड़ोस में। और अभी यहाँ से देखें ना, सदर इब्राहिम रईसी होके गए हैं, फिर सऊदी अरेबिया के साथ हमारे ताल्लुकात, अभी इसको छोड़ दें कि खान साहब की हुकूमत है या पीपल्स पार्टी की हुकूमत है या जो है वो शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ साहब की हुकूमत है, बात यह कि ये रियासत सऊदी अरेबिया के साथ ताल्लुकात तो हमारे वैसे ही रहेंगे, ईरान हमारा पड़ोसी रहेगा। तलखी बीच में हुई, वो आप देखें कि तलखी बहुत ज़्यादा मोहब्बतों की जरूरत सामने आई, और इसी तरह से जो है अब चाइना अमेरिका के दरमियान हम बैलेंस कर रहे हैं ये चीज़ें। तो ये मेरा ख्याल है कि जो इश्यूज हमारे हैं, मगर अब इस बात को मैं कहता हूं ना कि सिक्योरिटी, इस बात को ज़हन में रखें कि ऐसे कॉन्सुलेट्स बने हुए थे सरहद के साथ, ये जो आपका अफगान ऐसे कान लगा के सुन रहे होते पाकिस्तान को, यहाँ से जो कॉन्सुलेट गैर मुल्की बने हुए थे, और पाकिस्तान के अंदर जो सारे वहाँ से, मतलब मुझे अभी सबको ही हमारे सामने ही ड्रोन आ रहे हैं और जनाब अटैक्स हो रहे हैं और जाने जा रही हैं, और वो बेगुनाह लोग भी उसमें शहीद हो रहे हैं, और ये भी, और उसमें वो भी जो वांटेड थे वो भी, ये नहीं कि वो नहीं थे, वो भी थे, तो वो लोग वो भी मारे जा रहे हैं दरमियान में, कोई अलकायदा निकल रही है, कोई फलां निकल रहा है, ढमाकना निकल रहा है, वो सर पैर नहीं था। तो अब ये अच्छा है कि चीज़ें जो है ना, मतलब स्टेबिलिटी हो, ठीक है, और हम उसमें से, उस क्राइसिस से निकल आए हैं। मैं बार बार जो बात कहता हूं, पता नहीं मैं इस बात को क्यों नहीं लोग अंडरस्टैंड करते, कि पाकिस्तान तो डिस्टेबलाइज होना ही होना था उसके बाद, जो नहीं हुआ, अल्लाह का शुक्र है। यानी एक तय हो चुकी थी बात कि यहां से इनखला होगा, उसके बाद पता नहीं क्या होगा, तय हो चुकी थी बात। वो आपड़ थापड़ में आप देखें ना कि तरफ फौजी जा रहे हैं, भाग रहे हैं, ये करो, निकलो निकलो निकलो, तो उसके बाद वो सारा फॉलो, वो नहीं हो सका। और उसमें अमरुल्लाह साले और ये सारा हमारे सामने ही है ना, जो सारा मामला, तो वो नहीं हुआ। अब ये है कि बाकी मामला हमारे ठीक हो जाएंगे। ये इंटरनल टर्मोइल, पॉलिटिकल टर्मोइल जो है, मैन मेड क्राइसिस है, ये भी हो जाना चाहिए ठीक है ना ये। और बाकी जो दहशतगर्दी, देखें अगर हमारा ये अफगानिस्तान के साथ मामला हमारे जो कि बेहतरी की तरफ जाएंगे ग्रेजुअली, ये तो मैंने आपसे कहा ना, इससे बहुत ज़्यादा लोग प्रेडिक्ट करके बैठे हुए थे, ये मामला ठीक होंगे, और साथ ईरान के साथ तिजारत और मामला हमारे वो भी बेहतर हो गए हैं, बहुत अच्छे हो गए हैं, और ये साथ ही हम उस बड़े ब्लॉक का हिस्सा भी, इस साल हमें मेरा ख्याल है कि ब्रिक्स की तरफ चले जाना चाहिए,
और ये अल्लाह करे कि जंगबंदी हो जाए। मैं तो इसको रोज़ दुआ करता हूँ कि ये जंगबंदी हो, जल्दी हो। अब ये सीज़ फायर जो है, ये अब सेक्रेटरी ब्लिंकन आ रहे हैं, सऊदी अरेबिया में हो रही है, ये सारे लोग आ रहे हैं। सीज़ फायर, हमास भी बात मान गई है, इसराइल भी मान गए बात, सब मान गए हैं, 2 स्टेट सोल्यूशन का ऐलान हो, और क्या चाहिए। हाँ, जंगी जराइम, जेनोसाइड का ये तो ठीक है, कतर तामीर करेगा वहाँ पे लेकिन जो 35,000, वो तो मैंने कहा ना कि हमास के जो लोग हैं, जो भी वांटेड हैं, वो तो कहते हैं हमें पकड़ लिया जाए और हमारे ऊपर मुकदमे चलाए जाएं। मगर ये जो कत्लेआम हुआ है, इसका क्या होगा? इसको कैसे मतलब जाने दिया जाएगा कि आप 35,000 बच्चों की इज्तिमाई लाशें, और इसलिए तो खींच रहा है वो नेतन्याहू। उसको एग्जिट नहीं मिल रही ना, तो उसको एग्जिट नहीं मिल रही। ये है कि जी कैदी रिहा हो जाए, ये गमाली रिहा हो जाए, सीज फायर हो जाए, ये हो जाए। वो नेतन्याहू का क्या होगा? तो या तो आप पूरी दुनिया को एक नेतन्याहू के ऊपर कुर्बान कर दें, या ये कि नेतन्याहू को पकड़ के जो तैयब उर्दगन ने कहा बुचर होगा था, खत्म। इसका और कोई हल नहीं है ना। और फिर दुनिया आगे निकले 2 रियासती हल की तरफ, और फिर उसके बाद ये अमन सुकून की तरफ जाए। तो देखते हैं कि अगले 2-4 दिनों में किस तरफ हाल आ जाते हैं। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान। जी डॉक्टर साहब, अपने दोस्तों रिश्तेदारों को नवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।